हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका श्री मैथ पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं लाग्रांज प्रमेय के बारे में। लाग्रांज थ्योरम क्या है? लाग्रांज थ्योरम, लाग्रांज प्रमेय। लाग्रांज प्रमेय के अनुसार यदि f(x) एक वास्तविक फंक्शन हो, हमें कोई फंक्शन दिया है f(x), वो क्या है? एक वास्तविक फंक्शन है। यदि f(x) एक वास्तविक फंक्शन, फंक्शन का मतलब फलन, एक वास्तविक फलन, एक अंतराल है समवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल ए बी में इस प्रकार परिभाषित है, इस प्रकार परिभाषित है कि, अब इसका मीनिंग देखिए, हमें f(x) एक वास्तविक फंक्शन दिया। वास्तविक फंक्शन का मतलब ये होता है कि यदि हम इस अंतराल का कोई भी मान यदि हम फलन में रखते हैं, फंक्शन में रखते हैं, तो वहां हमेशा ही एक वास्तविक मान आता है, कभी काल्पनिक मान नहीं होता। तो वो होता है वास्तविक फंक्शन। यानी हमें कोई भी टर्म f(x) के रूप में दी गई है, x की जगह हम इस अंतराल में से कोई भी मान रखेंगे तो बराबर हमेशा एक वास्तविक मान आएगा, एक रियल नंबर आता है। तब हम कहते हैं कि ये एक वास्तविक फंक्शन है। वो एक समवर्त अंतराल में परिभाषित हो गया, मतलब इसका मान एक निश्चित मान आ गया। अब वो इस प्रकार से आना चाहिए कि, इस प्रकार से परिभाषित होना चाहिए कि वो समवर्त अंतराल, समवर्त अंतराल का मतलब होता है एक ऐसा अंतराल जिसमें a से लेके b तक की वैल्यू और जिसमें a b भी सम्मिलित हो। तो एक समवर्त अंतराल a b में सतत होना चाहिए। अब सतत का मतलब है कि वो परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित होने का मतलब है कि यदि हम a और b का कोई भी मान रखें तो हमेशा एक क्या होना चाहिए? वास्तविक आना चाहिए, एक निश्चित मान आना चाहिए, कभी भी एक काल्पनिक मान या अनंत नहीं आना चाहिए। तो हम कह देते हैं कि समवर्त अंतराल a b में फंक्शन क्या है? सतत है। और दूसरी हम इसका मीन लगा सकते हैं, दूसरा हम इसका अर्थ ये लगा सकते हैं कि a b में यदि सतत है तो इसका मतलब है कि इस अंतराल के a से लेके b तक, इस अंतराल में हम a से लेके b तक ग्राफ खींचा जा सकता है और वो ग्राफ कहीं पर भी क्रमभंग नहीं होता। यानी a और b के बीच में हम कोई ग्राफ खींचे, किसी भी प्रकार का खींचे, तो वो ग्राफ कहीं पर भी भंग नहीं होता, इसका क्रम भंग नहीं होता। तो इसको बोलते हैं सतत है। जहां पर क्रम भंग ना हो तो वो क्या कहलाता है? सतत कहलाता है। यानी हम a से लेके b तक ग्राफ खींच सकते हैं। नंबर 2 ये कहता है कि ये विवर्त अंतराल, विवर्त अंतराल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अंतराल जिसमें a से लेके b तक की वैल्यू सम्मिलित हो, जिसमें a और b सम्मिलित नहीं हो। यानी समवर्त अंतराल का छोटे ब्रैकेट के द्वारा इसको लिखते हैं। तो इस अंतराल में फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएशन होना चाहिए इसका, यानी वो अवकलनीय होना चाहिए। इसका मतलब अवकलनीय हो। विवर्त अंतराल a b में फंक्शन क्या हो? अवकलनीय हो। इसका मतलब एक तो ये हुआ कि हम इस अंतराल में से कोई भी वैल्यू यदि हम f(x) के अवकलज में रखते हैं तो वहां पर एक निश्चित और अद्वितीय मान आना चाहिए। यानी ये परिभाषित होना चाहिए। परिभाषित का मतलब एक निश्चित मान आना चाहिए, अवकलनीय का मतलब एक अद्वितीय मान आना चाहिए, यानी एक बिंदु पर एक ही मान आना चाहिए। अगली इसकी जो कंडीशन है वो ये कहता है, अवकलनीय होने के साथ हम मीन लेते हैं कि यदि हम a और b में कोई ग्राफ खींचें तो इसका मतलब वो सतत है और इस ग्राफ के प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट रेखा ड्रॉ की जा सकती है। यदि हम a और b में ग्राफ बनाएं तो इस ग्राफ में हम a से लेकर b के बीच में जो भी बिंदु है, प्रत्येक बिंदु पर स्पष्ट रेखा बना सकते हैं, खींच सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि विवर्त अंतराल में स्पष्ट रेखा खींच सकते हैं। तो विवर्त अंतराल a b में अवकलनीय हो। यदि लाग्रांज प्रमेय के अनुसार यदि ये सतत हैं और ये अवकलनीय हैं, तब
कम से कम एक बिंदु C जो बिलोंग करेगा विवर्त अंतराल से, एक बिंदु C इस प्रकार विद्यमान होगा या इस प्रकार, इस बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा या इस प्रकार विद्यमान होगा, इस प्रकार विद्यमान होगा कि उस बिंदु पर, कौन सा बिंदु, C बिंदु, इस बिंदु पर इसका जो अवकलज होता है, इस बिंदु पर इसका जो अवकलज होता है वो इस अंतराल के जो भी समवर्त अंतराल दिए वो मान सकते हैं, या विवर्त अंतराल में जो बिंदु दिए हैं A B बिंदु तो सेम टू सेम ही है, तो इस अंतराल के ये जो बिंदु है A और B पर फंक्शन का मान का अंतर और इन बिंदुओं के अंतर का भाग होता है, यानी इनके फंक्शन में रख देते हैं एफ बी माइनस एफ ए अपॉन होता है बी माइनस ए, यानी सी बिंदु पर इसके अवकलज का मान एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होता है। यानी ये सतत हो गया, ये अवकलनीय हो गया। इसका मतलब है ये लांगराज है उसके दोनों कंडीशन, इसके दोनों जो प्रतिबंध होते हैं वो संतुष्ट होते हैं। यदि ये दो कंडीशन होती है तब कम से कम एक बिंदु सी इस प्रकार एग्जिस्ट करेगा, उस बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा या बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस बिंदु पर अवकलज का मान एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है, और ये सी की वैल्यू आती है वो ए और बी के विवर्त अंतराल में से आती है। तब हम कहते हैं कि लांगराज प्रमेय सत्यापित होती है या लांगराज प्रमेय का सत्यापन होता है। अब हम इसका जियोमेट्रिक मीन देखते हैं, जियोमेट्रिकल मीन देखते हैं, इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि वास्तविक फंक्शन होना चाहिए, वो समवर्त अंतराल में परिभाषित होना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि समवर्त अंतराल में सतत है, मतलब ग्राफ खींचा जा सकता है। दूसरा कहते हैं कि विवर्त अंतराल में अवकलनीय है, इसका मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर ग्राफ आए, प्रत्येक बिंदु पर हम टेंजेंट लाइन यानी स्पर्श रेखा ड्रॉ कर सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यदि ये दो प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं लांगराज प्रमेय के, तब हम कहते हैं कि एक बिंदु इस प्रकार से अस्तित्व में आएगा या एक बिंदु कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस बिंदु पर जो अवकलज होता है उसका मान एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि लांगराज प्रमेय का सत्यापन होता है। हम इसका ज्यामितीय अर्थ और देख लेते हैं। ज्यामितीय अर्थ का मतलब होता है ये किस प्रकार से एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए देता है। तो हम इसका ज्यामितीय अर्थ देखते हैं। अब ये ज्यामितीय अर्थ के लिए हम क्या करते हैं, इस ज्यामितीय अर्थ के लिए हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। इस प्रकार से एक ग्राफ बनाए, मान लो कि ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। इसको हमने लिख दिया एक्स एक्स, इसको हमने लिख दिया वाई एक्स। अब ये जो लांगराज प्रमेय है वो रोले प्रमेय का विस्तार है, मतलब ये रोले प्रमेय हमने ग्राफ इस प्रकार से ड्रॉ किए थे जहां पर बिंदु ये बराबर लिए थे, क्योंकि उसमें कंडीशन थी कि दोनों बिंदु क्या है, बराबर लेने थे। अब इसमें हमने मान लिया कि ग्राफ का रूप है वो मान लो कि इस प्रकार से है, इस प्रकार से मान सकते हो, इस प्रकार से मान सकते हो। ग्राफ ये इस प्रकार से, यहाँ पर एक बिंदु है x बराबर a, इस बिंदु के निर्देशांक हो गए a। अब हमारे पास जो फंक्शन होता है वो इस प्रकार से परिभाषित होता है y बराबर एफ एक्स, यानी हमने यहाँ पे लिख दिया y बराबर एफ एक्स। एक वास्तविक फंक्शन, एफ एक्स क्या है, हमारे पास एक वास्तविक फंक्शन है। f इज इक्वल टू एफ एक्स, एक्स का मान a बिंदु पर जब a रखते हैं तो यहाँ पे आता है f, तो इस बिंदु के निर्देशांक हमने मान लिया a f। यहाँ पर एक बिंदु मान लिया, यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर b, तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए b f b। इस प्रकार से इस बिंदु के निर्देशांक हो गए a f a, a f a। इस बिंदु के निर्देशांक
बी एफ बी हो गया। इन बिंदुओं को मिला दिया हमने और इन बिंदुओं को आगे बढ़ा दें तो एक रेखा ड्रॉ कर देते हैं, यानी इसकी जो प्रवणता है वो हमने मान ली थीटा मान लो या कुछ भी मान लो, फाई मान लो। अब इसकी जो यहाँ पे कौन बनता है वो क्या बनता है, थीटा बनता है। x इज इक्वल टू ए है, ए बिंदु पर ये मान कितना ए आप है, x बराबर b है और b बिंदु पर ये जो दूरी है वो आप b है और ये है वो आप a। इस बिंदु के निर्देशांक हुए a आप है, इस बिंदु के निर्देशांक हुए b f b। अब देखिए इस रेखा यानी ये जो हमें ग्राफ दिया a से लेके b तक के बीच में हमने ग्राफ खींचा है, तो ये अवकलीय भी लांगराज प्रमेय कहती है वो सतत है, हमने ये मान लिया कि ये सतत है। दूसरी बात वो अवकलनीय है, तो हमने बता दिया कि ये अवकलनीय है। सतत का मतलब हमने a से लेके b तक ग्राफ खींच सकते हैं, अवकलनीय का मतलब इसके प्रत्येक बिंदु पर स्पर्शरेखा बना सकते हैं। अब हम इस रेखा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं इस प्रकार से। इस रेखा के समांतर हमने एक रेखा खींच दी और ये बिंदु मान लिया C, यानी यहाँ पे x बराबर C। इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे C F C। इस बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे C F C। अब देखिए अब इस रेखा के समांतर ये रेखा है, दोनों रेखाएं क्या है समांतर, और हम जानते हैं समांतर रेखाओं की जो ढाल है वो हमेशा इक्वल होती है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसकी प्रवणता और इसकी प्रवणता का मान हमेशा क्या होगा, समान होगा। क्यों? क्योंकि रेखाएं क्या है, समांतर है। यदि इसकी प्रवणता मान लो कि dy/dx है तो इसकी भी प्रवणता कितनी होगी, dy/dx होगी। प्रवणता यानी स्लोप यानी m बराबर tan थीटा यानी dy/dx, डेरिवेटिव की होती है प्रवणता। तो इसकी प्रवणता यदि dy/dx है तो इसकी भी प्रवणता कितनी होगी, dy/dx होगी। ठीक है, इसकी प्रवणता dy/dx है तो इसकी भी प्रवणता dy/dx, यानी इसका अवकलज ही तो है, इसका अवकलज है तो इसको हम लिख सकते हैं f'(x). तो इसका मतलब इसकी जो प्रवणता है वो है f'(x). दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों की प्रवणता क्या होगी, समान होगी, तो इसकी होगी f'(x). अब प्रवणता को हम दूसरे रूप में भी निकाल सकते हैं, इसकी प्रवणता इसकी प्रवणता समान है तो प्रवणता दोनों समान है, इसको लिखा जा सकता है f'(x). एक तरीका दूसरा भी होता है प्रवणता निकालने का, यदि हमें निर्देशांक रूप में दो बिंदु दिए गए हो, यदि निर्देशांक हमें दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हो तो प्रवणता निकालने का फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। याद है ना, 11th क्लास में पढ़ा था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये होता है प्रवणता निकालने का फॉर्मूला। देख लेते हैं इसमें से y2, तो y2 कितना है, ये पहला बिंदु है, ये दूसरा है, तो y2 का मान है f(b) माइनस y1 का मान है f(a) अपॉन x2 का मान है b x1a। इसका मतलब है यहाँ पे बिंदु क्या है, C बिंदु मान लिया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए C यानी f'(c). इसका मतलब है इस बिंदु पर इसका जो अवकलज है वो f(b - f(a) अपॉन b - a के इक्वल होता है। कहने का मतलब ये है, यदि हमें दो बिंदुओं के बीच में एक रेखा खींची जो प्रतिच्छेद रेखा बोल सकते हो आप, तो ये जो प्रतिच्छेद रेखा है इसके समांतर एक रेखा खींची जो C बिंदु से गुजरती है। अब इस C बिंदु से गुजरती है तो C बिंदु पर हम एक रेखा खींची जो इस रेखा के समांतर है। इसका मतलब दोनों की जो ढाल है, दोनों की जो प्रवणता है वो क्या है, दोनों की इक्वल है। तो f'(c) इज इक्वल टू है f(b - f(a) अपॉन b - a। ये क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच में जो रेखा खींची गई है उसकी प्रवणता है, इसको आगे बढ़ा दिया गया। तो दो बिंदु यदि हमें दिया गया है तो हम बना सकते हैं y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी खींची गई जो रेखाओं की प्रवणता है वो f'(x) या f'(c) है वो f(b - f(a) अपॉन b - a के तुल्य होती है। ये है लांगराज प्रमेय। लांगराज प्रमेय के लिए पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो सतत होना चाहिए,
और दूसरी कंडीशन ये है कि वो अवकलनीय होना चाहिए। तब एक बिंदु पर एग्जिस्ट इस प्रकार से, एक बिंदु एग्जिस्ट इस प्रकार से करेगा कि एफ डैश सी की वैल्यू है वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के तुल्य होती है, और यहाँ से जो सी की वैल्यू आती है वो इसके विवर्त अंतराल से बिलोंग करती है, यानी विवर्त अंतराल के मध्य स्थित होती है। हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये एग्जाम्पल है वो चैप्टर नंबर 7.6 के जो थर्ड क्वेश्चन है उसका फर्स्ट है। ये हमें दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और x बिलोंग करता है 1/3 1 और 3। तो सबसे पहले हमें दिया गया फंक्शन है ये, तो पहले हमें बताना है कि ये सतत है। नंबर 2 हमें बताना है कि क्या ये अवकलनीय है। फिर हम बताएंगे कि लांगराज प्रमेय के द्वारा ये दो प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं, तब हम c की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो हम देखते हैं इसको यदि हल करें तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन एक्स, एक प्रमेय फंक्शन हो गया ये। और प्रमेय फंक्शन हमेशा ही सतत होता है जब तक उसका हर शून्य न हो। अब हम इसको हल करें तो ये हमारे पास बनता है एफ x² प्लस 1 अपॉन एक्स। अब दिया गया फलन प्रमेय फलन है। प्रमेय का मतलब होता है अंश और हर के रूप में। दिया गया फलन प्रमेय फलन है, और प्रमेय फलन सतत होता है यदि इसका हर शून्य न हो। यदि इस फलन का हर शून्य नहीं है तो ये जो फंक्शन है वो हमेशा क्या होगा, सतत होगा। यानी ये फंक्शन क्या है, सतत है, क्योंकि अब हम देखते हैं इसका हर 1 और 3 में ये क्या है, इसका हर कहीं पर भी शून्य नहीं है, क्योंकि x का मान यदि शून्य रखेंगे तभी शून्य आ सकता है, 0 आ सकता है, वरना आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये है दिया गया जो फंक्शन है वो इस अंतराल यानी समवर्त अंतराल में सतत है। अतः स्पष्ट है कि फलन अंतराल 1-3 में सतत है, कहीं पर भी इसका हर शून्य नहीं है। नंबर 2 कंडीशन हम देखते हैं कि क्या ये अवकलनीय है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स का अवकलन 1 माइनस, सॉरी पहले प्लस लगा देते हैं, 1 अपॉन एक्स का अवकलन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो अंतराल हमें विवर्त दिया है 1-3 में परिमित व अद्वितीय मान देता है, या एक अद्वितीय मान और परिमित रूप से विद्यमान होता है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स के जो अंतराल 1-3 में परिमित व अद्वितीय मान देता है, या अंतराल से, यहाँ पे से लिखते हो तो अद्वितीय मान प्राप्त होता है। आप ये लिख सकते हो, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, निश्चित लिख सकते हो, जो अंतराल 1-3 में निश्चित व अद्वितीय मान देता है, या इस अंतराल से निश्चित व अद्वितीय मान प्राप्त होता है। अब लांगराज प्रमेय के दोनों जो प्रतिबंध है वो संतुष्ट हो गए। पहले में तो उसने बता दिया कि ये क्या है, सतत है, दूसरे में ये बता रहा है कि ये क्या है, अवकलनीय है। तब हम लिखते हैं अतः, या इसलिए लगा सकते हो या अतः लगा सकते हो। अब हम आगे लिखते हैं अतः लांगराज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः लांगराज
प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तो लांगराज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब कम से कम एक बिंदु इस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा या एक बिंदु इस प्रकार से विद्यमान होगा। तब कम से कम एक बिंदु C जो बिलोंग करेगा विवर्त अंतराल से, तब कम से कम एक बिंदु C का अस्तित्व आप दोनों तीनों बातें लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात में। तब कम से कम एक बिंदु C बिलोंग करे AB का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि उस बिंदु पर इसका अवकलज f डैश C बिंदु दिए, इसका जो अवकलज होगा वो FB माइनस FA अपॉन B माइनस A के इक्वल होता है। अब हमें पता है इसका जो अवकलन है वो कितना हो जाएगा, x का कितना हुआ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह c लिख दिया तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ बी। फंक्शन हमें दिया था एफ एक्स बराबर x प्लस 1 अपॉन एक्स, रख लीजिए मान, जहां पर भी x है वहां पे b रख देते हैं। तो b का मतलब b प्लस 1 अपॉन b। अब b की जगह हमारे पास अंतराल में क्या है, अंतराल है 1 और 3, इसका मतलब b की जगह 3 और a की जगह, यानी पहले यहाँ पे रख देते हैं हम, इसको एक स्टेप आउट कर लेते हैं, f डैश c इज इक्वल टू ये हो जाएगा f b की वैल्यू कितनी है 3 माइनस f a की वैल्यू 1 अपॉन b 3 माइनस का 1। अब इसको हल कर लेते हैं, इसका अवकलन कितना हो गया, इसका अवकलन हो गया 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू अब 3 पर इसकी वैल्यू 3 प्लस 1 बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 बटे में 3 माइनस 1 पे 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन 1, तो ये क्या लिख दिया हमने 1 लिख दिया, या 1 अपॉन 1 लिख दीजिए। 3 माइनस 1 2, हल कर लेते हैं तो माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 2 प्लस के 3 तो प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 अपॉन 3, तो ये बन गया हमारे पास 1 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 2, तो ये बन जाएगा 3 और 1 4, 4 बटे 3। इसको हल करें तो ऊपर लिख देते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा, हल करें तो 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बटे 3 इंटू 2, 4 बटे में 6 काट देते हैं तो 2 और 3, यानी हमारे पास अब टर्म आ गई 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब हमें तो सी की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ से निकाल दीजिए, ये इधर गया ये इधर आ गया, तो 1 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हल करें तो ये आ जाएगा 3 माइनस, यानी लघुत्तम लेके हल कर लीजिए, 1 माइनस 2/3 तो ये होता है 1/3, तो ये हो जाएगा 1/3, 3 माइनस 2 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा 3, और यहाँ से सी की वैल्यू निकाले तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √3, क्योंकि जब भी स्क्वायर यहाँ से हटता है तो बराबर साइड क्या लगता है, रूट लगता है, और रूट से पहले प्लस माइनस लगता है। इसका मतलब सी की दो वैल्यू आ रही, सी की दो वैल्यू आ रही, कौन कौन सी, एक तो प्लस √3 और एक माइनस √3। अब प्लस √3 और माइनस √3, अब यहाँ से c इज इक्वल टू माइनस √3 है, वो बिलोंग 1/3 में एग्जिस्ट नहीं होता, मतलब इस माइनस √3 का मान इसमें नहीं है। √3 का मान हम जानते हैं 1.732 लगभग होता है, तो इसका मतलब इसका मान माइनस के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता।
इसका मतलब ये बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब है -√3 तो इसमें नहीं है। तब क्या हुआ, c का मान c = +√3 बिलोंग किससे करता है, 1 3 से। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी है, √3। अब ये इसके अंदर विद्यमान है, तब हम कहते हैं अतः लांगराज प्रमेय सत्यापित होती है, लांगराज प्रमेय का सत्यापन होता है। कुछ भी लिख सकते हो आप, अतः लांगराज प्रमेय सत्यापित होती है। इस प्रकार से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। हाँ भाई, समझ में आया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया है f(x) = x(-4) अपॉन x - 1। x बिलोंग है 0 से 2 पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो दिया गया जो फंक्शन है वो अपॉन के रूप में है, इसका मतलब एक प्रमेय फंक्शन है, और x बिलोंग करता है 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो दिया गया फंक्शन, दिया गया फलन प्रमेय फलन है, दिया गया फलन प्रमेय फलन है जो सतत होगा यदि फलन है वो सतत होगा यदि फलन f(x) का हर 0 न हो। अब ये सतत कब होगा, जब f(x) का हर है जो फंक्शन हमें दिया है उसका हर 0 न हो। और इसका मतलब है कि f(x) है वो सतत हो गया यदि उसका हर 0 नहीं हो। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे पास अंतराल दिया है 0 2, अतः f(x) समवर्त अंतराल f(x) समवर्त अंतराल AB, यानी यहां से लिख देते हैं 0 2 में, 0 और 2 में इसमें से क्या रखेंगे, 0 हो जाए, 1 रखते हैं तब ये 0 हो जाते हैं। अतः f(x) है वो समवर्त अंतराल 0 2 में x = 1 पर परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है का मतलब है इसका इस पर एक निश्चित मान नहीं है, परिभाषित नहीं है, अर्थात हर 0 हो जाता है, अर्थात x = 1 पर हर 0 हो जाता है। अतः दिया गया फलन, यानी f(x) लिख सकते हैं, दिया गया फलन सतत नहीं है, दिया गया फलन सतत नहीं है। यदि कोई फलन सतत नहीं होता ना तो वो अवश्य ही अवकलनीय भी नहीं होता। यदि कोई फलन सतत नहीं है तो वो अवकलनीय कभी नहीं होता। यदि कोई फलन अवकलनीय है तो हमें सतत की जांच करनी पड़ती है कि वो है या नहीं। सतत नहीं इसका मतलब अवकलनीय नहीं, सतत है तो हम अवकलनीय की जांच करेंगे कि वो अवकलनीय है क्या। ठीक है, लेकिन जो अवकलनीय होता है ना वो हमेशा ही सतत होता ही होता है। ठीक है, इसके उल्टी टर्म है ये। अब f(x) समवर्त अंतराल में x = 1 पर परिभाषित नहीं है, अर्थात x = 1 पर हर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अतः दिया गया जो फंक्शन है वो सतत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लांगराज के जो प्रतिबंध है वो संतुष्ट नहीं होते। अतः लांगराज प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होते। लांगराज प्रमेय के प्रतिबंध संतुष्ट नहीं होते हैं, इसका मतलब लांगराज प्रमेय सत्यापित नहीं होती। लांगराज की प्रमेय, जो लांगराज प्रमेय के प्रतिबंध है वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो लांगराज प्रमेय सत्यापित
नहीं होती या लाग्रांज प्रमेय का सत्यापन नहीं हो सकता। ये है आपकी लाग्रांज प्रमेय के द्वारा क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर भाई। अब है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 3x प्लस 2 और x बिलोंग करता है -2 3। हमें समवर्त अंतराल के रूप में ये परिभाषित है, हमें ये दिया गया। तो देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये सतत है या नहीं। तो लाग्रांज प्रमेय के प्रथम कंडीशन के अनुसार क्या है कि दिया गया फलन क्या है, बहुपदीय फलन है, क्योंकि जो x के रूप में होते हैं वो क्या होते हैं, बहुपदीय फंक्शन होते हैं। तो दिया गया फलन बहुपदीय फलन है और बहुपदीय फलन और जो बहुपदीय फलन होता है वो अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अंतराल या प्रांत बोल सकते हो, अपने प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अंतराल के प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। अतः फलन f(x) अंतराल -2 3 में सतत है। तो पहली कंडीशन हमने बता दी कि बहुपदीय फंक्शन होने के कारण ये क्या है, सतत है। नंबर 2, दूसरी कंडीशन हमें अवकलनीय बताना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका अवकलन करते हैं। हमने इसका अवकलन कर दिया, f(x) इज इक्वल टू, अवकलन किया तो ये बन गया 2x माइनस का 3, x² का अवकलन 2x माइनस x, 3x का अवकलन 3 और लास्ट में 2 है वो अचर है तो अचर का 0। तो f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये जो अंतराल है विवर्त अंतराल a b में अद्वितीय व परिमित रूप से विद्यमान है, या आप बोल सकते हैं अंतराल के लिए ये क्या है, परिभाषित है। परिभाषित का मतलब होता है एक निश्चित मान देता है। अद्वितीय व परिभाषित है, ये भी लिख सकते हो, परिमित रूप से विद्यमान है। अतः फलन, जो फलन हमें दिया गया है वो इस विवर्त अंतराल -2 3 में इस अंतराल में अवकलनीय है। हम लिख देते हैं कि ये जो फंक्शन है वो इस अंतराल में क्या है, अवकलनीय है। अब हमें पता है कि हमने ये बता दिया कि जो फंक्शन दिया है वो अंतराल के लिए क्या हो गया, पहले अंतराल के लिए सतत हो गया और नंबर 2 कंडीशन कहती है कि वो अवकलनीय हो गया। इसका मतलब लाग्रांज के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। जब लाग्रांज के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं तब हमें पता है एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार से होता है कि उस बिंदु पर उसका जो अवकलज होता है, उसका जो मान होता है वो इन बिंदुओं पर जो प्रवणता यानी y2 - y1 और x2 - x1 के अंतर के भाग के बराबर होता है। तो अब हम लिखते हैं, तो नंबर दोनों कंडीशन होगी कि ये सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब हमने ये बता दिया कि जो दिया गया जो फलन है वो समवर्त अंतराल -2 3 में, समवर्त अंतराल -2 3 में सतत है और विवर्त अंतराल में अवकलनीय है। इसका मतलब है अतः लाग्रांज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। तब कम से कम एक बिंदु C जो बिलोंग करेगा किससे, -2 3 से। ये याद रखना, यहाँ हमेशा ही एक विवर्त अंतराल बनाना है, विवर्त अंतराल के अंदर ही एग्जिस्ट करता है वो।
तब कम से कम एक बिंदु C बिलोंग टू -2 3 का अस्तित्व इस प्रकार होगा, का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि f' C इज इक्वल टू एफ बी की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 माइनस एफ माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2। तो इसका अस्तित्व इस प्रकार से होगा कि इस बिंदु पर जो अवकलज का मान होता है वो एफ 3 माइनस एफ माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 के बराबर होगा। इसको हम हल कर लेते हैं। एफ डैश सी का मतलब इसका अवकलन करना है और एक्स की जगह सी रख देना है, तो ये आ गया 2c माइनस के 3 इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस के 2 माइनस, अब जहां पर भी एक्स है वहां पर रख दिए -2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 ये रख देते हैं, अपॉन में 3 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2, तो 3 प्लस 2। इसको हल कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर। अब इसको हल कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस के 2, ये आ गया माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इंटू 2 प्लस के 6 प्लस के 2 अपॉन 3 प्लस 2 5, तो अपॉन में 5 यानी बट्टे में 5। इसको हल करें तो यह आ गया 2c माइनस 3 इज इक्वल टू 9 से 9 कैंसिल हो गए, ये बच गया 2 माइनस 6 और 4 10, 10 और 2 12 माइनस के 12 बट्टे में 5, यानी ये हो गए माइनस के 10 बट्टे में 5, यानी ये आ गए माइनस के 2। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अब जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू का मान है -2, यानी 2c माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस के 2। यहाँ से 2c की वैल्यू आ गई -2 है, ये माइनस का तो इधर आके प्लस का, यानी ये आ गया आपका प्लस का 1। तो हमारे पास 2c इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 बिलोंग करती है -2 3 के मध्य। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू आई है वो आती है 1/2, और 1/2 को हम देखते हैं कि -2 और 3 के मध्य में है, इसका मतलब लांगराज प्रमेय सत्यापित होती है। अतः हम यहाँ पे लिख देते हैं नीचे, अतः लांगराज प्रमेय सत्यापित होती है। इसका मतलब हुआ इस फंक्शन के लिए लांगराज प्रमेय का सत्यापन होता है, यानी प्रथम कंडीशन में सतत, सेकंड की कंडीशन में अवकलनीय, यदि ये कंडीशन है तब ऑफ डैश सी का मान इसके बराबर होता है और वो सी की वैल्यू इसके विवर्त अंतराल में कहीं न कहीं एग्जिस्ट करती है, और करती है तो हम लिख देते हैं नीचे कि लांगराज प्रमेय का सत्यापन होता है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें दिया गया है f(x) इज इक्वल टू 1/4x माइनस 1 और x बिलोंग टू 1/4। इसका जो अंतराल दिया है वो दिया है 1 4। अब ये दिया गया जो फंक्शन है वो प्रमेय फंक्शन है, यानी अपॉन में यानी बट्टे में कोई हो तो उसको बोलते हैं प्रमेय फंक्शन। तो लांगराज प्रमेय की प्रथम कंडीशन के अनुसार इसको बताना है सतत है या नहीं। तो हम लिखते हैं दिया गया फलन प्रमेय फलन है, प्रमेय फलन है जो सतत होगा यदि इसका हर 0
न। अब प्रमेय फलन का हर शून्य न हो तो ये सतत होगा। अब हम देखते हैं कि f(x) = 1/4x - 1 दिया है, इसका हर शून्य कब होगा? जब x की वैल्यू 1/4 हो, 1/4 हो। यदि x की वैल्यू 1/4 हो तो ये इसका जो हर बनेगा वो शून्य बनता है। अतः फलन f(x) के लिए समवर्त अंतराल क्या है? 1/4 में x बिलोंग 1/4 है, यानी x का मान 1/4 नहीं है। 1/4 में x नॉट बिलोंग टू 1/4, इसको ये लिख देते हैं। 1/4 में x नॉट बिलोंग टू 1/4, यानी इसके अंदर इस अंतराल में 1/4 मौजूद नहीं है। यदि नहीं है तो इसका हर शून्य हो ही नहीं सकता। अतः हम लिख देते हैं, अतः फलन f(x) सतत है। सतत होना है, इसका मतलब इसका हर शून्य नहीं होना चाहिए, और हर शून्य होगा 1/4 पर, और वो इस अंतराल में 1/4 आता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इस पर फलन क्या हुआ? सतत। यह है इसके नंबर 1 कंडीशन, और यह है इसके नंबर 2 कंडीशन। अब नंबर 2 में हम इसका अवकलन कर देते हैं। f(x) क्या होगा? इसका अवकलन क्या होगा? 1/4x - 1 है, यानी 1/x की तरह मान सकते हैं इसको। तो इसका अवकलन हो गया 1/4x - 1 का स्क्वायर, और इससे पहले क्या जाता है? माइनस, यानी -1/x का स्क्वायर। x की जगह 4x - 1, तो 4x - 1। अब कर देते हैं 4x का, और 4x का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4x का कितना हो गया? 4 हो गया, और -1 का 0 हो गया, क्योंकि ये तो अचर है। तो हमारे पास ये अवकलन कितना हुआ? -1 × 4/4x - 1 का स्क्वायर। अब ये देखते हैं क्या इसका हर शून्य होता है? जो अंतराल विवर्त अंतराल आएगा कितना है? 1/4 के लिए अद्वितीय मान देता है, वह परिभाषित लिख सकते हो, वह परिभाषित है। वह आप लिख सकते हो वह परिमित रूप से विद्यमान, वह परिमित रूप से विद्यमान है। क्योंकि परिमित रूप से अद्वितीय मान और परिमित रूप से विद्यमान का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर 1/4, इसके अंदर 1/4 यदि रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा, तो इसका मतलब उसका परिमित मान नहीं होगा, फिर तो अनंत हो जाएगा। तो हमें पता है, हमने इससे बता दिया कि इसके अंदर 1/4 आता ही नहीं, तो 1/4 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये परिमित रूप से विद्यमान होगा, और अपना प्रत्येक बिंदु पर अपना एक अलग अलग मान देता है, यानी अद्वितीय मान देता है। अतः लांगराज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। लिख देते हैं, अतः लांगराज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध, दोनों प्रतिबंध का मतलब ये अवकलनीय भी था और सतत भी था, दोनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अब लांगराज प्रमेय के दोनों प्रतिबंध यदि ये संतुष्ट होते हैं, तब हमें पता है कि कम से कम एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार से होगा, या कम से कम एक बिंदु C इस प्रकार से विद्यमान होगा कि उस बिंदु पर इनका जो मान आएगा f'(c) = वो इस अंतराल के फंक्शन के अंतर बटे उस बिंदुओं का उन बिंदुओं के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें पता है तब कम से कम एक बिंदु का, कम से कम एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि
एफ डैश सी होगा वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है 4, तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन 4 माइनस ए। हल करते हैं, इसका अवकलन किया तो हमारे पास इसका अवकलन आया था -4 अपॉन 4, एक्स की जगह रख दिया सी -1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू F4, इसके अंदर रख देते हैं F4, तो यह जो 1 अपॉन 4 इंटू 4 यानी 16 यानी 16 माइनस 1 15, तो 1/15 माइनस 1 रख देते हैं, 4 इंटू 1 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 3। अब हम क्या करते हैं, इसको हल करते हैं और यहाँ से c की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए किस प्रकार से करते हैं, हल करें तो इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं या लघुत्तम लेके इसको बाद में काट देते हैं, एक ही बात। तो -4 अपॉन 4c - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू लघुत्तम कितना आया 15 में भाग दिया तो 1 माइनस ये आ जाएगा 5 इंटू में 5 कर देंगे तो 1 - 5/15, क्या आप देख लीजिए लघुत्तम आ गया इसका 15, ऊपर आ गया 1 माइनस 5, 1 का गुणा करेंगे 5 अपॉन में आ जाएगा कितना 3, तो 15 दिया 45, इसका इसके साथ गुणा होगा तो 15 दिया 45, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा -4 इंटू 5 यानी 15 दिया 45, तो इसके साथ में आ गया 45 इज इक्वल टू ये आ गया आपका -4, 1 - 5 -4, ये भाग में है तो इधर आके गुणा में 4c - 1 और इसका होल स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारे पास टर्म क्या बच गई, हमारे पास इसको इधर लिख देते हैं और इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, तो 4c - 1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 16c स्क्वायर माइनस 4 दूआ 8c प्लस a का स्क्वायर 1 और बराबर कितने हैं हमारे पास 45। इसको और हल कर लें तो ये प्लस का एक इधर आके माइनस का, यानी हमारे पास आ जाएगा ये 16c स्क्वायर माइनस 8c और माइनस के 44 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम देखते हैं इसमें से कॉमन आ रहा है क्या, 4 कॉमन आ रहा है। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं हम, देखिए यहाँ से हमने ले लिया 4 कॉमन, तो ये आ गया आपका c स्क्वायर 4c स्क्वायर, यहाँ से ले लेते हैं 4 कॉमन, तो ये आ जाएगा आपका 4c स्क्वायर माइनस 4 2 8 2c माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये 4 गुणा में इधर आके भाग में, तो ये आ जाएगा 4c स्क्वायर माइनस के 2c माइनस के 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें हल करना है, तो 4c स्क्वायर माइनस 2c माइनस 11 इज इक्वल टू 0। या तो आप हल कीजिए, गुणा करने पर कितने आने चाहिए 11 चौके 44, जोड़ या घटाव करें तो आने चाहिए आपके पास 2। हल कर लेते हैं। अब हमें पता है इनके टुकड़े सही नहीं आते, तो हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोला जाता है द्विघाती सूत्र, उसके द्वारा c की वैल्यू याद कर लेते हैं। वो फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a होता है। तो ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू और ये उस फॉर्मूले में लगने वाले c की वैल्यू यानी अक्षर की वैल्यू। तो माइनस का b माइनस का b माइनस ये है तो ये हो गया प्लस का 2 प्लस माइनस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4a 4 चौके 16 4 चौके 16 इंटू c माइनस 11 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 अपॉन 2a का मतलब 4। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस 4, 16 को गुणा कर देते हैं 11 की 66 और 11 और 6 17 176 और 4 180, तो ये हो गया हमारे पास 180 का रूट और बट्टे में कितने आ गए 4 2 8।
अब 180 के रूट को हम लिख सकते हैं 45, चौकी लिख सकते हैं 45 × 4 लिख सकते हैं। 4 का रूट कितना हो गया 2। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं हम 2 ± 2 रूट 45। 45 को लिख सकते हैं 9 × 5 = 45 यानी 6 रूट 5। 36 × 5 180 होते हैं। बट्टे में आ गया 8। अब यहाँ से हमने क्या किया, ऊपर से 2 कॉमन ले लिए, तो ये आ गया 1 ± 3 2 यानी 2 3 6 रूट 5 अपॉन 8। 2 एकम 2 4 2 8। यानी हमारे पास यहाँ से जो c की वैल्यू आती है वो वैल्यू निकल कर आती है c = 1 ± 3√5 अपॉन 4। ये हमारे पास c की वैल्यू आती है। अब इस c में वही वैल्यू c की होगी जो 1 और 4 के बीच में होती है। अब हम देखते हैं c बराबर 1 − 3√5 अपॉन 4। अब हम यहाँ से देखते हैं कि 1 में से घटाते हैं 3√5 का मान समथिंग 2 पॉइंट समथिंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 पॉइंट समथिंग को जब 3 से गुणा करते हैं तो ये 6 7 और 8 के बीच में आता है। तो हम 1 में से ये घटाते हैं तो माइनस की वैल्यू आती है और वो माइनस की वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। माइनस की कोई भी वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब ये है वो बिलोंग नहीं करता किससे, 1 4 से। अतः इसका मान क्या होगा फिर, तो इसका मान दूसरे वाले मान होगा। यानी यहाँ से जो c की वैल्यू आती है वो अपने 2 मान देती है। एक मान तो 1 + 3√5/4 और एक मान देती है 1 - 3√5/4। तो यहाँ से जो c की वैल्यू आई अतः c = 1 + 3√5/4 और ये बिलोंग करेगा किससे, 1 4। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 7 और 8 के बीच में आएगी और इसमें से जोड़ देंगे ये लगभग कितने हो जाएंगे, 9 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे। 4 का भाग देंगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग के करीब आएगा और 2 पॉइंट समथिंग 1 और 4 के मध्य ही होता है। अतः लाग्रांज प्रमेय का सत्यापन होता है। अतः लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है। लाग्रांज प्रमेय का सत्यापन होता है, इसका मतलब लाग्रांज प्रमेय सत्यापित होती है। ये है आपका चैप्टर नंबर 7.6 कंप्लीट हो गया। अब हम आगे के वीडियो में जो 7th चैप्टर है उसकी जो मिसलेनियस है, जो विविध है, वो करें। ओके।